हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास एनवायरमेंटल साइंस 2 वाला सब्जेक्ट हैगा, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इसकी यूनिट नंबर 7 है आपकी, जिसका नाम है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें एक वीडियो के अंदर मैं आपको इस कंप्लीट यूनिट को कवर करवाने वाला हूँ। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारे आपको एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दिए जाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए यूनिट नंबर 7 नाम हैगा आपका ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहला इसमें टॉपिक हैगा वो हैगा ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज द जीनियस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इशू वी फेस टुडे एंड कैन लिंक्ड विद नेगेटिव एनवायरमेंटल इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट। ये बोला है जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हैगी वो सबसे बड़ा रीजन हैगा आज के टाइम पर जो हम इशू फेस कर रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसका सबसे बड़ा रीजन हैगा ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ होना। और ये एक तरीके से नेगेटिव इन्वायरमेंटल सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालता है इन्वायरमेंट के ऊपर। Several steps has been taken to ensure sustainability in growth and development, but the ever-growing human population keep on challenging these initiatives. इस ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को कई सारे इनिशिएटिव लिए गए, कई सारे कदम उठाए गए इसको रोकने के लिए कि इतनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ ना हो, लेकिन वो सारे काम नहीं करते और जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डे बाय डे इंक्रीजिंग होती जा रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पता ही है, जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन हैगी किसी कंट्री के अंदर वो डेली बेसिस पर इंक्रीज हो रही है, उसी को कहा जा रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसमें आएगा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ होती जा रही है, मतलब डे बाय डे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो नंबर वन आता है इंक्रीज इन नेचुरल प्रोडक्टिविटी। तो इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न टेक्निक इन एग्रीकल्चर लाइक यूज ऑफ एग्रोकेमिकल एंड मॉडर्न मशीनरी हैज लीड टू मल्टीफोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर यील्ड। द सरप्लस ऑफ फूड रिसोर्सेज हैव बीन एबल टू सपोर्ट द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे पहला रीजन है कि जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जो फार्मर्स हैं वो एग्रोकेमिकल का यूज करके, अच्छी मशीनरी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर मतलब जो अनाज है वो उगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अब वो एबल हैंगे कि वो जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसे सपोर्ट कर सके, मतलब उन्हें जो फूड चाहिए या जो भी अनाज वगैरह चाहिए वो अवेलेबल मिल जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई नीड नहीं लगती है कि हमें ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इंक्लूडिंग इंप्रूव्ड मेडिसिन एंड वैक्सीन, देयर हैव बीन कंसीडरेबल वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट विच हैज लीड टू लार्जर पॉपुलेशन साइज। क्या बोला है, आज के टाइम पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, अच्छी मेडिसिन की वजह से क्या हो रहा है, जो डेथ रेट है और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब जो बच्चे वगैरह पहले जल्दी मर जाते थे, ज़्यादा पैदा होते ही मर जाते थे, या जो जवान लोग भी या बूढ़े लोग भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलने की वजह से ना जी पाते थे, उन्हें अब वो सारी फैसिलिटी मिल रही है, जिससे ये डिक्लाइन हो गया है और इससे ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ कम नहीं हो रही है। थर्ड है एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी विच फ्यूल्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोवाइड अ सरप्लस ऑफ रिसोर्सेज दैट कुड सपोर्ट अ लार्जर ह्यूमन पॉपुलेशन। जो हमारी टेक्नोलॉजी है और साइंस है वो एडवांस होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कई सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा देती है पॉपुलेशन को, जिससे उन्हें यह नीड नहीं लगती है कि हाँ हमें रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। वो उन्हें जब सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो उन्हें रहता है कि हाँ ग्रोथ हो रही है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन आल्सो लीड द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। क्या बोला गया है, लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, पॉवर्टी है मतलब गरीब हैं, और उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि आगे चलकर इस ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ से क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उस चीज की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन की पॉपुलेशन की ग्रोथ डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। ये थे आपके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो नंबर वन है डिफोरेस्टेशन। तो द ग्रोइंग पॉपुलेशन विल लीड टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर फूड, स्पेस एंड एनर्जी विच विल अल्टीमेटली लीड द डिस्ट्रक्शन एंड क्लियरिंग ऑफ प्रिस्टाइन फॉरेस्ट एरिया। क्या हो रहा है, जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है डे बाय डे, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड की, स्पेस की और एनर्जी की, इन तीनों की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या करा जा रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर करा जाता है, जो कि डिफोरेस्टेशन फिर कहलाता है, और इससे आपकी डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर एंड अदर अवेलेबल हैबिटेट विल आल्सो लीड टू डिक्लाइन इन फ्लोरा फौना बायोडाइवर्सिटी। अब जब फॉरेस्ट को ही काटते जा रहे हैं तो जो फॉरेस्ट में रहने वाली स्पीसीज हैं हमारी और जो फॉरेस्ट में मिलने वाले हमारे प्लांट्स हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। दिस विल लीड टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड डिक्लाइन इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द प्लेनेट। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है। नेक्स्ट हैगा अर्बनाइजेशन, तो रैपिडली ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लीड टू रैपिड अर्बनाइजेशन व्हिच हैज एडवर्सली अफेक्टेड द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं, मतलब गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ बसते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है वहाँ के भी रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर दीज ऑल रिफाइनरीज टू सपोर्ट द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड यूज एंड पॉल्यूशन। क्या बोला है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं जिनमें किस किस की चीज़ की, फर्टिलाइजर की, सीमेंट की, स्टील की, रिफाइनरी की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो इनको बनाने के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिगार्ड कर रहे हैं, मतलब जंगलों को ख़त्म करके इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ये सारे काम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ एग्रोकेमिकल एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उनकी डिमांड एग्रीकल्चरल फूड के लिए बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से इंटेंसिव फार्मिंग की, एक्सेसिव एग्रोकेमिकल का यूज हो रहा है और लैंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ वेस्ट, तो द लार्ज पॉपुलेशन पॉल्यूशन जनरेट द ह्यूमनजियस सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट विच है डिटरमेंटल एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रही है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस वेस्ट को मैनेज नहीं किया जा रहा है, इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट हैगा क्लाइमेट चेंज, तो ओवर पॉपुलेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज इंक्रीज द लेवल ऑफ वेरियस गैसेस पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैस। अब जब ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी वजह से वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हैगा जो टॉपिक आपका वो हैगा कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर बाय एनी anthropogenic activity. It can be broad measurement of environmental impact due to action of an individual, family, organization, even an entire nation. कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं, जो वो अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट है उस चीज को जब कैलकुलेट करा जाता है तो वो कहलाती है आपकी कार्बन फुटप्रिंट सिंपल लैंग्वेज में। इसमें क्या बोला है, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो एक्चुअल में वो अमाउंट कितनी है उसे जब मेजर करा जाए, जो कि किसने रिलीज करी है, किसी इंडिविजुअल ने, फैमिली ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडस्ट्री ने या किसी ने भी, उस चीज को हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ये था आपका कार्बन फुटप्रिंट। एक टॉपिक है रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अफेक्टेड रीजन एंड कम्युनिटीज। तो ये क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इज मोस्टली इनिशिएटेड बाय फैक्टर्स सच एज लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, माइनिंग, डैम बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल conflict, natural disaster and declaration of an area as national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve. रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन क्या होता है, एक जगह से लोगों को हटाना, चाहे किसी भी रीजन से एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भेजना या कुछ भी करना, उन्हें एक जगह से हटा देना, वो चीज आपका कहलाता है रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। और किस लिए करा जाता है, ये डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट वगैरह के लिए किया जाता है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट की जाती है वो किस लिए करी जाती है, या तो जब हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो जैसे कि माइंस, डैम्स क्रिएट करने हो ये सारे, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है उसकी वजह से, या फिर हम किसी एरिया को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व जब डिक्लेयर कर देते हैं उस टाइम पर, तब ये सारी चीजें की जाती है। ठीक है, तो ये सीएनजी इनिशिएटिव दिल्ली क्या था, दिल्ली इज फेसिंग सीवियर एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम एंड प्रमोशन ऑफ क्लीन फ्यूल लाइक सीएनजी इज वन ऑफ द स्ट्रगल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम। क्या हो रहा था, दिल्ली में पॉल्यूशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, टाइम टू टाइम क्या होता जा रहा था, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा होता जा रहा था कार्स वगैरह की वजह से। तो इसकी वजह से क्या किया गया, एक क्लीन फ्यूल को प्रमोट करा गया, सीएनजी को, जिसकी वजह से इस पॉल्यूशन को रिड्यूस करा जाए।
तो इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन एक्सपेंडिंग सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली, दिस इंक्लूड सेटिंग अप सीएनजी फिलिंग स्टेशन टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर व्हीकल ओनर टू स्विच टू सीएनजी। क्या करा गया इसके लिए, सबसे पहले पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर कई सारे सीएनजी के स्टेशंस बनाए गए जहां से सीएनजी रिफिल करवाई जा सके। सेकंड, encourage CNG vehicle. Efforts have been made to encourage adoption of CNG vehicle by providing incentives and subsidies. और क्या करा गया, सीएनजी व्हीकल पर इंसेंटिव और सब्सिडी प्रोवाइड करी गई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीएनजी व्हीकल खरीदें। दिस में इंक्लूड लोअर टैक्स और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू चूज सीएनजी व्हीकल। इसमें क्या करा गया था, जो टैक्सेस थे उन्हें कम कर दिया गया था। उसके अलावा कई सारे फाइनेंशियल बेनिफिट दिए गए थे इंडिविजुअल को कि वो सीएनजी व्हीकल को चूज करें। नेक्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वर्जन। तो इनिशिएटिव हैव बीन टेकन टू करेक्ट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइक बसेज एंड टैक्सीज टू सीएनजी। और क्या करा गया था, इनिशिएटिव लिए गए थे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल थे जैसे कि बसेज एंड टैक्सीज, उनमें भी सीएनजी का यूज करा गया। इट एम टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ व्हीकल ट्रैफिक इन द सिटी। और इसका एम क्या था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल है उन सभी में सीएनजी का यूज हो, ये इसका इनिशिएटिव था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ मूवमेंट्स के बारे में। ये तो आपने पढ़ लिया कि क्या क्या करा गया था, अब आएंगे कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या आंदोलन करे गए थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड और ह्यूमन कम्युनिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहला नाम आता है आपका चिपको मूवमेंट। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। ऑल्सो नोन एज चिपको मूवमेंट वाज अ ग्रास रूट एनवायरमेंटल मूवमेंट दैट इमर्ज इन 1990s। 1990s में आया था, ये एक एनवायरमेंटल मूवमेंट था। द वर्ड चिपको मीन्स हग और एम्बेरस इन हिंदी। चिपको मीन्स का क्या होता है, किसी को हक करना मतलब गले लगाना, सिंबलाइजिंग द एक्टिंग ऑफ हगिंग ट्री टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट। इसके अंदर क्या करा गया था, ट्रीज को हक करा गया था ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। दिस मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कहाँ हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था, इन द हिमालयन रीजन। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, द मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाई ट्रेडिशनल लोकल प्रैक्टिस व्हेन विलेजर वुड हग ट्री टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट। इसको इंस्पिरेशन मिली थी, पहले के टाइम पर ट्रेडिशनल लोग क्या करते थे, जो गांव के लोग होते थे उन्हें कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर खड़े हो जाते थे। तो उसी तरीके का इसमें भी किया गया था। सक्सेस कैसे मिली थी, द चिपको मूवमेंट अचीव्ड सम नोटेबल सक्सेस इन टर्म ऑफ रेजिंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू एंड इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी। और इसे सक्सेस मिली थी, ये इन्वायरमेंटल इशू को रेज कर पाया था और उन्हें उसकी उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर पाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो मूवमेंट था वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी आपने नाम सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ सोशल मूवमेंट इन इंडिया दैट इमर्ज्ड इन 1980 to 1990 इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम ऑन नर्मदा रिवर। इसके अंदर क्या करा गया था, 1980 से के 1990 के बीच में ये आया था। और इसके अंदर जो नर्मदा रिवर के ऊपर बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे थे उन्हें बनाने से मना करा गया था। द मूवमेंट मेनली फोकस्ड ऑन सरदार सरोवर डैम, वन ऑफ द मेजर डैम प्लान एज पार्ट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। इसका जो मेन फोकस था वो किस डैम पर था, जो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा नदी के ऊपर, उसको रोकना था इसका मेन ऑब्जेक्टिव। द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड टू हार्नेस द वाटर रिसोर्सेज ऑफ नर्मदा रिवर फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट था उसके अंदर क्या करा जा रहा था, वाटर का यूज करा जा रहा था इरिगेशन का, पावर जनरेशन में और ड्रिंकिंग के लिए सप्लाई करने के। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ लार्ज डैम विद सरदार सरोवर डैम बीइंग द सेंटर पीस। और इसके जो ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट था इसके अंदर कई सारे डैम्स बनाए जा रहे थे नर्मदा नदी के ऊपर, जिसमें से एक जो मेन था वो था आपका सरदार सरोवर डैम। इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या था, तो क्रिटिसाइजेज आर्ग्यूड दैट डैम्स वुड हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस इंक्लूडिंग डिफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अल्टरेशन ऑफ रिवर नेचुरल फ्लो, अफेक्टिंग डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम। तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या था, इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा था, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा था, जो रिवर का फ्लो था उसे अल्टरनेट करा जा रहा था और डाउन स्ट्रीम अफेक्ट हो रही थी। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थे इसके। नेक्स्ट मूवमेंट था जो वो था आपका बिश्नोई मूवमेंट। ये क्या था, दिस वाज बिगन 400 ईयर अगो बाय सेज नोन एज संभाजी इन राजस्थान। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री आर स्टिल वर्शिप्ड बाय डिवोटी। ये जो बिश्नोई मूवमेंट था ये किसने स्टार्ट करा था, एक सेज था संभाजी, उसने स्टार्ट करा था राजस्थान के अंदर। कई सारे लोग आज के टाइम पर भी पेड़ों के पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो पीपल रजिस्टर्ड दैट कटिंग ऑफ सच ट्री एंड एडवोकेटेड मूवमेंट अगेंस्ट डिफोरेस्टेशन। तो लोग क्या करने लगे, उससे मना करने लगे उन लोगों से कि आप इन पेड़ों को ना काटें जिनकी हम पूजा करते हैं, और उसके अगेंस्ट उन्होंने ये आंदोलन चलाया था।
Amrita Devi, a female villager, could not bear the witness of the destruction. Both her faith and village scar tree. She hugged a tree and encouraged others to do the same. इन्होंने भी उसके बाद चिपको मूवमेंट वाला ही जो इंस्पिरेशन थी उससे इंस्पायर होकर फिर ट्रीज को हक करके ये भी खड़े हो गए थे। फिर आएगा गुरु महाराज जाम्बाजी, हु फाउंडेड द बिजनोई फेथ इन 1485 एंड सेट फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ फॉरबिडिंग हार्म टू ट्री एंड एनिमल। The king, who came to know about these events, rushed to village and apologized, ordering the soldier to cease logging operation. फिर जो ये गुरु महाराज जम्बाजी थे, इनका विश्वास था, इन्होंने ट्रीज के और एनिमल्स को हार्म पहुंचाने के बारे में वहाँ के राजा को बताया। तब वो उस राजा को समझ में आया और उसने फिर अपने सैनिकों को मना कर दिया कि तुम इन्हें काटने बंद कर दो। तो ये था आपका बिश्नोई मूवमेंट। फिर अगर आपका एक साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था, तो साइलेंट वैली मूवमेंट वाज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट साइलेंट वैली, एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन पक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के पक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो ये साइलेंट वैली मूवमेंट उसी फॉरेस्ट को बचाने के लिए चलाया गया था। इट वॉज स्टार्टेड थ्रू अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये इसके अंदर क्या किया जा रहा था, उस जगह पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था जिसे मना करा जा रहा था। The Kerala State Board proposed a hydroelectric dam across the Kunthipuza River that runs through the Silent Valley in February 1973. The Planning Commission approved the project at a cost of 25 crore. Many feared that project would submerge 8.3 square kilometer untouched moist evergreen forest. इसके अंदर क्या करा जा रहा था, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाने वाली थी उस जगह पर। उससे क्या हो रहा था, काफी सारा एरिया, पूरे जंगल का ज्यादातर एरिया कटने वाला था, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने इसका विरोध करा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपीको मूवमेंट। द अपीको मूवमेंट वाज द इनोवेशन मूवमेंट बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ इंडिया। दिस मूवमेंट फोकस्ड ऑन इशू ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड एनवायरमेंटल एक्शन इन इंडिया। अपीको मूवमेंट में क्या करा गया था, फॉरेस्ट से रिलेटेड ज्यादातर एक्शन लिए गए थे। फॉरेस्ट को किस किस तरीके से कंजर्व करा जा सकता है, प्रोटेक्ट करा जाता है। इट कैन बी सेड दैट अपीको मूवमेंट इज द साउथर्न वर्जन ऑफ चिपको मूवमेंट। अपीको मूवमेंट क्या था, जो साउदर्न वर्जन था चिपको मूवमेंट का। मतलब चिपको मूवमेंट वो नॉर्थर्न एरिया में चलाया गया था, उसी के मिलता जुलता था ये आपका अपीको मूवमेंट, ये साउथर्न एरिया में चलाया गया था। द अपीको मूवमेंट वाज लोकली नोन एज अपीको चौवली। इसे हम क्या बोलते हैं, अपीको चलुवली भी बोलते हैं। द लोकल एम्बेरेज द ट्री विच वर कट टू बी बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। द अपीको मूवमेंट यूज्ड वेरियस टेक्निक टू रेज अवेयरनेस सच एज फूड मार्चेस इन द इंटीरियर फॉरेस्ट, स्लाइड शो, फोक डांस एंड स्ट्रीट प्लेज। यहाँ पर भी क्या करा जा रहा था, फॉरेस्ट को ही काटा जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए चिपको मूवमेंट वाली सारी चीजें अपनाई गई, मार्चेस करे गए और स्लाइड शो, फोक डांसिंग के जरिए अवेयरनेस को इंक्रीज करा गया और फॉरेस्ट को कटने से बचाया गया। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाती है। इतना ही आपको कंटेंट करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। हमने तीनों यूनिट कवर कर लिए हैं एनवायरमेंटल साइंस की वन शॉट वीडियो में। टोटल 3 वीडियो बनी हुई है जो चैनल पर अपलोड हो रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू।